आज की खबर एनसीआर के होम बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फंसे हुए होम बायर्स जो आज अपने आशियाना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आशियाना नहीं मिल पा रहा। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक कमेटी जो बनाई, श्री अमिताभ कांत जो कि एक्स सीईओ नीति आयोग के हैं, उनके चेयरमैनशिप के अंदर, और उसने क्या सुझाव दिए और किस तरह से फंसे हुए प्रोजेक्ट अब बाहर आ पाएंगे, और उसके रिलेटेड एक एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उस डिसीजन का, क्या उसका स्केल ऑफ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह से वो डेवलपर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरह से फ्लैट बायर्स का बेनिफिट होगा, और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं या एक्सेप्शंस इसके अंदर है, और फिर डिटेल्ड ब्रेकडाउन उन रिकमेंडेशंस का, और फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर मेरे व्यूज़ क्या हैं। फिर मैं आपको उसको एग्जैक्ट कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे हर फंसे हुए होम बायर्स के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर अब उसके साथ जो कमेटी बनी, उसके जो सुझाव आए, उस पर जो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। और जिन्होंने वहाँ नहीं भी लिया, जो ऐसे किसी फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में नहीं भी हैं, तो ये उनके लिए केस स्टडी भी बन सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से ऐसे प्रोजेक्ट से ओवरकम करने का रास्ता ढूंढ सकती है। और साथ में रियल एस्टेट में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से हैं, जो इस टाइप का सेटबैक देख के लगता है कि ये एक सही व्यवस्था नहीं है, इसे लचर व्यवस्था समझते हैं, उनके लिए भी ये खबर आँख खोल देने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ अगर गवर्नमेंट चाहे तो रास्ता निकाल सकती है, गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया है। तो आज इसी को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और आपके समझने लायक सारे पहलुओं को मैं अलग अलग करके आपको समझाऊंगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन जो गोल है वो ये है कि एक्सपीडाइट करना जो रुके हुए स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। जैसा आपने देखा, नोएडा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं, और बहुत सारे होम बायर्स आज भी आशियाना के लिए दर बदर भटक रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन उन रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए है जहां बायर आशियाना ढूंढ रहे हैं। और ये एक तरह से चैलेंजेस जो होम बायर फेस कर रहे थे, घर का वेट कर रहे थे, पोजीशन नहीं मिल रहा था, बिल्डर्स भी फंसे हुए थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स रुके हुए होने के कारण फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स आ जाते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने अपना प्रोस्पेक्टिव क्लियर किया और ये फायदे का सौदा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो इसका था ऑब्जेक्टिव। अब समझते हैं कि स्केल ऑफ इम्पैक्ट क्या है। करीब 190 ऐसी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, जो कि इस तरह से फंसे हुए थे। रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि एक टाइम था जब लाइन लग के प्रोजेक्ट बिक रहे थे। मुझे याद है 2007 से 2012 तक रियल एस्टेट में बहुत तेजी थी, लाइन लग के प्रोजेक्ट बिक रहा था, डेवलपर प्रोजेक्ट खोलता था और बिक जाता था। लेकिन नोएडा के अंदर चूंकि इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर ऐसी अलॉटमेंट्स हुई और डेवलपर्स ने भी बहुत ज़्यादा ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करके इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स ले लिए। तो 10% दे के अलॉटमेंट लेना और फिर प्री लॉन्च बुकिंग खोल देना, और उसके बाद पैसा साइफन करके अलग अलग ऑप्शंस में उन लैंड को एक्वायर अथॉरिटी से कर लेना, और फिर बाद में प्रोजेक्ट का ना बनना। ये सिचुएशंस नोएडा में बहुत सारे होम बायर्स ने फेस की, जिसके कारण डेवलपर का अथॉरिटी के ऊपर पेंडिंग ड्यूज था, और ये ड्यू करीब करीब बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए हो गया। तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेन था, अथॉरिटी की भी रिकवरी नहीं हो रही थी। तो ये अब उससे मेरे को कहीं हद तक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि करीब 1 लाख फ्लैट ऐसे हैं जो होम बायर्स को डिलीवर अब हो सकते हैं, जिसकी बहुत अर्जेंसी थी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब समझते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये हो तो गया, लेकिन क्या इसका की बेनिफिट्स हैं जो बिल्डर्स को मिल रहे हैं। सबसे पहले बिल्डर को 0 पीरियड बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ बिल्डर को अलाउ किया गया है कि कोविड-19 चूंकि पेंडेमिक था, तो वहाँ उसको एक रिलीफ ऑफर किया गया एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ये टाइम पीरियड का जो एक्सटेंशन है वो कहीं हद तक ड्यूज को डिपॉजिट करने के लिए
और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डर्स को देने के लिए किया गया। यहाँ डेवलपर्स को जो मॉर्गेज टाइप की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि बैंक जब फाइनेंस करता है तो प्रॉपर्टी को विलीन किया जाता है, तो वहाँ मॉर्गेज की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो अब मॉर्गेज की परमिशन भी मिल पाएगी, और अगर कोई प्रिवेलिंग एफआईआर मिल सकता है उस साइट के ऊपर तो वो भी परचेज का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। और यहाँ साथ साथ में एक्सटेंशन टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी है। मतलब आपका प्रोजेक्ट चूंकि ऑलरेडी डिले है, तो अब अगर उसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अथॉरिटी द्वारा एक एक्सटेंशन टाइम भी दिया गया है। इन सब का एम एक ही है कि किस तरह से जो प्रोसेस रुका हुआ था उसको ईज किया जाए और एक रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट भी वहाँ डाला जाए, क्योंकि रेगुलेटरी का भी कंस्ट्रेंट होता है कि आप उस तय समय सीमा में कर सकते हैं काम, और वो तय समय सीमा ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ अथॉरिटी द्वारा एक एक्सटेंशन भी दिया गया है, जिससे डेवलपर को थोड़ा रिलीफ भी मिला है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि बिल्डर का इंटेंट क्या है। देखिए, अगर बिल्डर का इंटेंट ठीक है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया 190 के आसपास प्रोजेक्ट है, और यहाँ गवर्नमेंट का जो इंटेंट क्लियर दिख रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्या बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो सके, रास्ता निकाला जाए और ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए, और इस अपॉर्चुनिटी के तहत बिल्डर्स जो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, उससे बहुत सारे होम बायर्स को घर भी मिल पाएगा। तो अथॉरिटी का ये एम क्लियर नज़र आता है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो फंसे हुए बायर को घर मिल जाए, लेकिन अगर डेवलपर की इंटेंट गुड है तभी वो इसको अवेल कर पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी फाइनल अपॉर्चुनिटी, इसके बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती मेरे को नहीं दिख रही है। तो डेवलपर्स वो जो वाकई में गुड इंटेंट्स हैं वो तो कर पाएंगे, लेकिन जिनकी इंटेंट अभी भी गुड नहीं है वो प्रोजेक्ट में बायर मेरे को अभी भी वहाँ फंसे हुए दिख रहे हैं। फ्लैट बायर का क्या बेनिफिट हुआ? फ्लैट बायर का ये बेनिफिट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 3 महीने के अंदर एक्सेलरेट करने की बात कही है। तो ये होम ऑनरशिप के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वहाँ अब रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। यहाँ होम बायर के लिए एक फ़ायदा और नज़र आता है कि जिस टाइम पे उन्होंने बुक किया था उस टाइम पे अगर आज अथॉरिटी कोशिश करके उन रेट्स के ऊपर पोजीशन दिला रही है तो ये होम बायर के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एज अ बायर इंटरेस्ट पे नहीं किया, बहुत बड़ा सेटबैक आप लोगों ने फेस किया है, और जब आदमी को घर नहीं मिल पाता, सारी जीवन की कमाई लगा देता है, तो ये वाकई में उसके लिए बहुत पेनफुल चीज़ होती है। लेकिन अब कम से कम एक उम्मीद की किरण दिख रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ निकालें कि आखिर हमें मिला क्या। मैं सिर्फ वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशंस और एक्सेप्शंस भी हैं। जी हाँ, कंडीशन और एक्सेप्शंस के बारे में भी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जा रही है। अथॉरिटीज़ का फोकस है कि बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो, क्योंकि यहाँ जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं बिल्डर उसे एक्सेप्ट करे, अकाउंटेबिलिटी सेट करे और फिर काम करे। यहाँ को डेवलपर का ऑप्शन भी अथॉरिटीज़ द्वारा दिया गया है। यहाँ अगर कोई डेवलपर बाहर होना चाहता है, को डेवलपर लाके प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाहता है, तो यहाँ को डेवलपर भी एंटर हो सकता है। कोलैबोरेशन भी पॉसिबल है, जिससे कि जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो पूरे हो पाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। उसके लिए इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की और उसी पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल किया। यहाँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशंस भी है। जी हाँ, जो सेलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशंस है वो ये है कि ग्रुप हाउसिंग और उससे जो रिलेटेड कमर्शियल सेगमेंट्स हैं वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो टारगेटेड अप्रोच के अंदर है और वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। लेकिन एक्सक्लूजन्स के अंदर यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एनसीएलटी में या कोर्ट केसेस के अंदर चल रहे हैं वहाँ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं, यहाँ एक्सेप्शंस हैं उन प्रोजेक्ट का जो एनसीएलटी या कोर्ट केसेस के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। वहाँ कंडीशनल भी ये है कि ये जो बेनिफिट है, यहाँ एक्सक्लूजन्स में ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनसीएलटी या कोर्ट में चल रहे हैं उसमें ये एक अच्छा बेनिफिट मेरे को दिखता है कि ये जो बेनिफिट्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं लीगल रेजोल्यूशन के साथ में। अगर यहाँ कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो वहाँ कोर्ट के अंदर उस बेनिफिट का भी यूज़ किया जा सके। एक्सेप्शंस, यहाँ एक और एक्सेप्शंस है। जी हाँ, ऐसे स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट जो कि जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट है या रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट पार्क स्कीम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट के भले ही अंदर आते हो लेकिन उनको इससे बाहर रखा गया है। डिटेल ब्रेकडाउन
एंड रिकमेंडेशंस। जी हाँ, फाइनेंशियल रिलीफ फॉर बिल्डर्स। फाइनेंशियल रिलीफ बिल्डर्स का बहुत हो रहा है इसके अंदर। जो फेज आउट अप्रोच है वो ये है कि डिपॉजिटिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज, और वो भी एक बैलेंस स्ट्रक्चर वे में पे करने की बात है इसके अंदर। यहाँ बिल्डर को अलाउ किया गया है कि जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो उसको फुलफिल कर पाए। को डेवलपर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ को डेवलपर का भी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर इंगेज किया गया है कि वो कोलैबोरेट करके और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और साथ में वो बेस्ट वे आउट करके कैसे बाहर ला सके। क्योंकि फंसे हुए बायर्स की यहाँ कहानी है, तो वो वहाँ पे अथॉरिटी ने अलाउ किया गया कि उनको भी अगर ज़रूरत पड़े तो को डेवलपर को भी आप लाके जो बचे हुए काम है आपके वो आप करवा सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन तो ये एक दिख रहा है जो यहाँ यूपी सरकार द्वारा किया गया है। लैंड सरेंडर एंड एडजस्टमेंट। जो पार्शियल लैंड है आपकी उसे आप सरेंडर कर सकते हैं, मतलब उसे अनयूज लैंड, मान लीजिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं बनाया है, कुछ लैंड आपके पास बची है एज अ डेवलपर, तो उसको आप सरेंडर कर सकते हैं। ये एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे आप अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को बेस्ट वे आउट करके यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में जो मैं देख पा रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर डेवलपर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, फिर आम्रपाली और यूनिटेक जैसे एग्जाम्पल्स नोएडा में और क्रिएट होंगे, क्योंकि अथॉरिटी ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न किया है। गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव क्या है? जब हम गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए गए तो हमें समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि रिलीफ मिले बहुत सारे ऐसे होम बायर्स को, और जो एक कमिटमेंट है कि चेंज लाया जाएगा, बिल्डर और होम ऑनर्स के लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा जिससे उनको घर मिल पाए, उसको वो पूरा कर पाए। और मेरे को भी लगता है कि ये एक एश्योरेंस काम आती दिख रही है, क्योंकि यहाँ एश्योरेंस के अंदर इशुएंस ऑफ ओसी और सीसी, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और इसके साथ में प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर रजिस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपके ऑनरशिप राइट आते हैं, वो प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को मिल पाए। ये गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव है। मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है? मैंने इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल में स्टडी किया और मेरा प्रोस्पेक्टिव ये कहता है कि अब रिवाइवल के चांसेस 50%। कुछ डेवलपर जिनके इंटेंट गुड है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जिनका इंटेंट गुड नहीं है या जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के अंदर बहुत आगे की स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जिनके पास कुछ नहीं बचा हुआ, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक चीज़ें कैश पॉजिटिव नहीं होंगी तब तक कोई डेवलपर भी नहीं आएगा। और वहाँ गवर्नमेंट के स्टक प्रोजेक्ट के लिए जो स्पेशल फंड है, स्वामी फंड है, वो भी बहुत काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वही काम कर पाएगा जिन डेवलपर्स के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री इतनी है कि प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो पाए, या डेवलपर के पास सेल्फ फंडिंग है, तब तो वो कर पाएगा। और वो इसीलिए कर पाएगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री की कीमत, मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं जहाँ 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पिछले 3-4 साल पहले था, और जब बुक हुए थे तो करीब 1800 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में चीज़ें बुक हुई थी। वहाँ अब रेट 8 से 9000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आ गया है। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो वहाँ पर पॉजिटिव अगर दिखता है, रिकवरी ज़्यादा दिखती है, तो वो डेवलपर उस कंस्ट्रक्शन को कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर बैंक लोन जैसी सुविधा भी अब मिल पाएगी बायर्स को। अब तक वो नहीं मिल पा रही थी, और इस रिलीफ के बाद बायर्स को वो भी मिल पाएगी। तो बायर लोन लेके भी पे कर सकते हैं, और डेवलपर का जो बैलेंस अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसे बेच के वो कंस्ट्रक्शन के कार्य को पूरा भी कर सकता है, और जो अथॉरिटी के ड्यूज हैं वो भी उसको पूरा कर सकता है। यूपी के अंदर इस टाइम पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये आप सब जानते हैं, और सरकार अपनी तरफ से बहुत सख्त दिख रही है। ऐसे डेवलपर को कान मरोड़ने के लिए वो तैयार बैठी है जो डेवलपर अब भी सॉल्यूशन की तरफ वर्क नहीं कर रहे, जिनकी इंटेंशन खराब है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप डेवलपर हैं तो आपको इसका फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। आपको कहीं भी किसी भी तरह अगर आप फंड अरेंज कर पा रहे हैं तो आपको इसे करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आपको कोई अपने एसेट्स लिक्विडेट करने पड़े, वो भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को ऐसा अथॉरिटी या यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसे मौके अब फर्दर फ्यूचर में आते नहीं दिख रहे हैं।
उन डेवलपर्स को अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट अब बख्शने के मूड में नहीं है। ये लास्ट चांस मेरे को दिख रहा है। तो आप एज अ डेवलपर इस बैड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिए, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा है। आप ड्यूज से जो अथॉरिटी के ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर पाएंगे। किसी टाइप की जो प्रोजेक्ट रुक गए किसी भी कारण से, जो भी सिचुएशन है, उससे आप ओवरकम कर पाएंगे और बाहर्स को उनका घर मिल पाएगा। तो इसको आप लास्ट अपॉर्चुनिटी मार के ही यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अब अथॉरिटी और ऐसा रिलीफ देने वाली नहीं है। इनिशियली 25% की जो पेमेंट है जो अथॉरिटी में डिपॉजिट करनी है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन बायर्स के लिए हो सकती है। यहाँ थोड़ा सा मेरे को टाइम विंडो ज़्यादा दिख रही है। अगर ज़्यादा होती तो शायद डेवलपर्स 25% वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल ईजिली कर पाते, क्योंकि बिल्डर्स ऑलरेडी इस सिचुएशन में फंसे हुए, कहीं ना कहीं इमीडिएट पेमेंट उनके लिए शायद ना अरेंज हो पाए। ये मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर मेरी अपनी परसेप्शन है, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ दिख रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही काम कर पाएंगे जिनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री उस कंडीशन में है कि वो बाहर आ पाए, उनके पास उतना स्टॉक है। क्योंकि बहुत सारे होम बायर्स ने रिफंड के लिए भी बहुत क्लेम किया। जिन्होंने रिफंड दे दिया, जिन डेवलपर्स ने, वो तो थोड़ा एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, उस स्टेज पे आ चुके हैं, उनका आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि यहाँ 3 कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहली कैटेगरी वो है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और वहाँ डिलीवरी भी दे दी है। अथॉरिटी के ड्यूज़ भी पार्टली क्लियर्ड है, कुछ ड्यूज़ बचे हुए हैं, लेकिन करीब करीब पोजीशन को दे चुके हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर पेमेंट अथॉरिटी को क्लियर करते रहेंगे और एक ज़ीरो पीरियड उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, तो वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, वो प्रोजेक्ट पूरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी की बात करें जहाँ पार्ट ओसी आया है और प्रोजेक्ट नहीं बना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पार्ट ओसी तो आया है लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरी तरह नहीं हो पाई है, तो वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अरेंज कर पाना, वो अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना या अनसोल्ड इन्वेंट्री को मैनेज करना, अनसोल्ड इन्वेंट्री का कितना स्टॉक है कितना नहीं है, उससे कितनी रिकवरी होगी या नहीं होगी, दूसरे प्रोजेक्ट इन कंडीशन में, और तीसरे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एनसीएलटी में, जहां मेरे को पर्सनली आप बोलें तो वहाँ रिवाइवल टफ है, लेकिन कोशिश करने पे हर संभव प्रयत्न किया जाए तो सॉल्यूशन मिल सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जी हाँ, ये जो प्रोएक्टिव कोशिश है नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, जो कि अमिताभ कांत जी की जो कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का जो सुझाव था वो अथॉरिटी ने माना है, और अब रियल एस्टेट सेक्टर में ये एक कदम आगे बढ़ा है जिसमें उन फंसे हुए होम बायर्स को उनका घर मिल पाएगा। तो यहाँ हमें फोकस करना चाहिए, उन डेवलपर्स को फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन कैसे मिल पाए बायर्स को, तो इससे बायर और बिल्डर दोनों फ्री हो पाएंगे और मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बन पाएगा, कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हो पाएंगे। और ये एक अच्छा थॉट है जिससे कि अब रिकमेंडेशन के बाद अमली जामा पहनाया गया है। इससे रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज थे वो एड्रेस होते हैं मुझे दिख रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, इंटेंट के साथ अगर काम किया जाए तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे डेवलपर्स जिनका इंटेंट है उनके द्वारा उठाया गया कदम बायर्स को घर दिला सकता है, और ऐसे डेवलपर जिनका इंटेंट पूरी तरह से सही नहीं है उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा घर दिलाएं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में आपको हर समय आगाह करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।